पिताजी, आप अब तक सो रहे हैं? उठिए ना, सुबह हो गई है। आप तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। आज क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पिताजी, कुछ बोलिए ना। किशोर अपने पिता को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चतुरसेन बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। ये देखकर किशोर घबरा जाता है और भागते हुए अपने ताऊ गोविंद के घर पहुंचता है। गोविंद तुरंत उसके साथ घर आते हैं। चतुरसेन को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अरे किशोर बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरा भाई मुझसे छीन लिया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये सुनते ही किशोर जोर जोर से रोने लगता है। चतुरसेन के जाने के बाद अब किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। कुछ देर बाद गोविंद उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा किशोर, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर चलो। यहाँ अकेले रहोगे तो तुम्हें अपने पिताजी की बहुत याद आएगी। वहाँ परिवार के साथ रहोगे तो मन भी थोड़ा संभल जाएगा। किशोर अपने ताऊ की बात मान लेता है और उनके घर रहने चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन ताई कमला गोविंद से नाराज होकर कहती है, सुनते हो जी, आखिर कब तक हम आपके भाई के बेटे को ऐसे ही खिलाते रहेंगे? ना कोई काम करता है, ना कमाई। ऊपर से पूरे गांव में इसकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि कोई इसे काम तक देने को तैयार नहीं। आखिर कब तक ये मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? अरे कमला, तुम्हें हर बात में नुकसान ही क्यों दिखाई देता है? अगर मैं किशोर को यहाँ लेकर आया हूँ तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। वजह? कैसी वजह? मुझे तो बस घर का खर्च बढ़ता दिखाई दे रहा है। मैं उसे बिना सोचे समझे यहाँ नहीं लाया। तुम बस अपना काम करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हर बात में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगले दिन गोविंद उदास चेहरा बनाकर किशोर के पास आते हैं। बेटा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। किशोर तुरंत चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ ताऊ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गोविंद गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा, मैंने कुछ समय पहले एक साहूकार से बहुत बड़ा कर्ज लिया था, लेकिन अब उसे लौटाने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। वो आदमी रोज घर आकर मुझे धमकाता है। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। समझ नहीं आता इतने पैसे कहाँ से लाऊं। ताऊ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और ऐसी मरने वाली बातें तो कभी मत कहिए। मैंने पहले ही अपने पिताजी को खो दिया है। अब मैं आपको नहीं खो सकता। अब आप ही मेरे लिए पिता समान हो। आप एक काम क्यों नहीं करते? मेरा घर बेच दीजिए। वैसे भी अब मैं आपके साथ ही रह रहा हूँ। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन? उस घर को बेचकर आप अपना सारा कर्ज चुका दीजिए। ये सुनकर गोविंद कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर भावुक होने का नाटक करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा किशोर, तुम ये क्या कह रहे हो? वो घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? मेरा मन इसकी इजाजत नहीं देता। ताऊ जी, आप इतना मत सोचिए। मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हैं। अगर उस घर को बेचने से आपकी परेशानी खत्म हो सकती है तो उसे बेच दीजिए। मुझे कोई दुख नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगर तुम खुद कह रहे हो तो कल ही मैं वो घर बेच दूंगा। सच कहूं तो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम साथ ना देते तो शायद मैं टूट जाता। किशोर भावुक होकर अपने ताऊ को गले लगा लेता है। उधर रसोई के पास खड़ी ताई कमला ये सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये सारी चाल पहले से चली जा रही थी। मैंने तो सोचा था सच में किसी मुसीबत में है, लेकिन ये तो बड़ा खेल निकला। वैसे भी उस घर पर हमारी नजर बरसों से थी।
उसी जमीन को लेकर दोनों भाइयों में कितनी बार झगड़ा हुआ था। आखिरकार अब वो घर हमारे हाथ में आने ही वाला है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अब ताई कमला का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता। पहले जो वो मीठी बातें करती थी, अब हर छोटी बात पर किशोर को ताने देने लगी थी। एक सुबह कमला गुस्से में बोली, अरे किशोर, कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? अब तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। हर दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। तुम्हारे ताऊ जी भी अब बूढ़े हो चुके हैं। उनसे इतना काम नहीं होता कि पूरे घर का खर्च उठाएं और तुम्हें भी खिलाते रहें। तुम्हें अब अपना सहारा खुद बनना चाहिए। अब तो वो हर छोटी बड़ी बात पर किशोर को ताना देने लगी थी। कभी खाने को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, तो कभी उसके बेरोजगार होने को लेकर। ये सब सुनकर किशोर का दिल टूटने लगता है। वो सोचता है कि शायद सच में अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसी दिन वो गांव में काम ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गोविंद घर लौटते हैं और इधर उधर देखते हुए पूछते हैं, अरे भाग्यवान, किशोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो? कमला मुंह बनाकर जवाब देती है, मुझे क्या पता कहाँ गया, निकम्मा कहीं का। सारा दिन बस घर में बैठकर खाना खाता रहता है। क्या हमें जिंदगी भर उसे पालने का जिम्मा ले रखा है? अरे भाग्यवान, ऐसा मत बोलो, आखिर वो मेरे भाई का बेटा है। तो क्या हुआ? अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। शादी की उम्र हो गई है उसकी। अपना पेट खुद पाल सकता है। आप उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? निकालना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आखिर हमने उसका घर भी तो अपने कब्जे में ले लिया है। अगर उसे निकाल दिया तो बेचारा जाएगा कहाँ? कहीं भी जाए, हमें उससे क्या लेना देना। अब तक हमने बहुत एहसान कर दिए उस पर। अब उसे खुद कमाना और खाना सीखना चाहिए। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप बस किसी तरह उसे इस घर से बाहर निकाल दीजिए। गोविंद परेशान होकर बोले, लेकिन भाग्यवान, मैं उसे कैसे निकालूं? आखिर उससे क्या कहूंगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको बस उतना करना है जितना मैं कह रही हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह पूरे घर में कमला की तेज आवाज गूंजने लगी, अरे सुनते हो जी, मेरे गहने, मेरे सारे गहने गायब हो गए। तिजोरी पूरी खाली पड़ी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है, और ये काम घर के ही किसी आदमी ने किया है, क्योंकि गहने मैंने ऐसी जगह छुपा कर रखे थे जिसके बारे में सिर्फ घर वालों को पता था। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? इस घर में हम दोनों के अलावा एक और भी तो रहता है। मैं उसी की बात कर रही हूँ। इतना सुनते ही किशोर हैरान रह गया। किशोर की आंखों में आंसू आ गए। ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। चुप, निकम्मे कहीं के। एक दिन तुम्हें बाहर काम ढूंढने भेजा क्या? तुमने तो घर में ही हाथ साफ कर दिया। अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। सच सच बता, मेरे गहने कहाँ छुपाए हैं? ताऊ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इन गहनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अभी कह देती हूँ, अगर मेरे गहने इसके कमरे से निकले ना, तो मैं इसे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। फिर गोविंद और कमला मिलकर किशोर के कमरे की तलाशी लेने लगे। कुछ ही देर बाद, देखा, यहाँ है मेरे गहने। मैंने पहले ही कहा था ना, यही चोर है। किशोर ये देखकर पूरी तरह टूट गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके कमरे में गहने आए कैसे। एहसान फरामोश कहीं का, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हमने तुम्हें सहारा दिया और तुमने बदले में हमें ही लूट लिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतने दिनों से इस घर में रह रहे हो, तुम्हारे ताऊ की कमाई पर पल रहे हो। ये नहीं कि उनकी मदद करो, उल्टा उन्हीं के घर में चोरी करने लगे। ताई जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए। मैं तो अभी बाहर से वापस आया हूँ। कमला ने उसकी एक न सुनी। अब मासूम बनने का नाटक मत करो। सबूत सबके सामने पड़े हैं। चोरी तुमने ही की है और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। कमला गुस्से में बोली, निकल जाओ मेरे घर से। हमने तुम पर बहुत एहसान कर दिए। अब तुम्हारी असलियत भी देख ली। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। किशोर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह गोविंद की तरफ उम्मीद से देखने लगा। ताऊ जी,
आप तो जानते हैं ना कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन गोविंद ने भी नजरें फेर ली और सख्त आवाज में बोले, किशोर, अब तुम यहाँ से चले जाओ। बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। जैसा बाप वैसा बेटा, हमें तुम्हें इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। चलो अभी के अभी यहाँ से निकलो। बेबस किशोर अपने कुछ कपड़े उठाता है और भारी मन से वहां से चला जाता है। गांव से दूर जंगल के किनारे वह लकड़ियों और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। अब वही उसकी नई दुनिया बन जाती है। रात को अकेले बैठकर वह आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, हे भगवान, कैसी किस्मत दे दी आपने मुझे। पहले मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया और अब ये दिन दिखा रहे हो। शायद ताऊ जी मुझे कभी अपने घर में रखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने चालाकी से पहले मेरा घर अपने नाम करवाया और अब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे भी बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जीऊंगा। पिताजी के जाने के बाद जिन लोगों को अपना समझा वही मेरा फायदा उठाने लगे। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो शायद मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक अमीर व्यापारी उतरता है। उसका नाम था सेठ धनीराम। सेठ धनीराम थके हुए स्वर में बोले, अरे बेटा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। वह अंदर जाकर मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी लाता है और सेठ धनीराम को दे देता है। पानी पीकर सेठ धनीराम को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वह मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। दरअसल मैं इसी रास्ते से शहर जा रहा था, लेकिन अचानक मेरी गाड़ी यहाँ आकर खराब हो गई। ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है पर अभी तक लौटा नहीं। काफी देर से प्यासा बैठा था, तभी तुम्हारी झोपड़ी दिखाई दी तो यहाँ चला आया। इतने में सेठ धनीराम को एक खुशबू महसूस होती है। वह हैरानी से बोले, अरे वाह, तुम्हारी झोपड़ी से तो बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मुझे थोड़ा खाने को मिल सकता है? मुझे काफी भूख भी लगी है। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। दरअसल आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, उसी की खुशबू है। यह कहकर वह अंदर जाता है और एक थाली में लड्डू लेकर आता है। सेठ धनीराम जैसे ही पहला लड्डू खाते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। वाह बेटा, क्या स्वाद है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट लड्डू कभी नहीं खाए। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन शहर में मेरे कई बड़े बड़े होटल हैं। वहां देश विदेश के रसोइये काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है वो किसी में नहीं। किशोर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। सच कहूं, आज तुम्हारे ये लड्डू खाकर दिल खुश हो गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? यह सुनकर किशोर की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वह धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सेठ धनीराम को बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद सेठ धनराज कुछ देर शांत रहते हैं। फिर भावुक होकर कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ बेटा। दुनिया में अच्छे लोगों की कद्र अक्सर देर से होती है। अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो क्या तुम मानोगे? हाँ सेठ जी, बताइए। मुझे लगता है कि भगवान ने आज मुझे यहाँ किसी वजह से भेजा है। शायद इसी वजह से तुम्हारी झोपड़ी के पास मेरी गाड़ी आकर खराब हुई। लगता है भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे ऐसे इंसान की जिसके हाथों में इतना अद्भुत स्वाद हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो हम दोनों का भला हो जाएगा। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा और रहने खाने की भी पूरी व्यवस्था करूंगा। यह सुनकर किशोर की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। सच सेठ जी, क्या मैं सच में आपके साथ चल सकता हूँ? बिल्कुल बेटा,
अब से तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर बाद गाड़ी ठीक हो जाती है और किशोर पहली बार शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो सेठ धनीराम के बड़े होटल में काम करने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथों का स्वाद पूरे शहर में मशहूर होने लगता है। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके बनाए पकवान खाने आने लगे। किसी को उसके लड्डू पसंद आते तो कोई उसके खास व्यंजनों का दीवाना हो जाता। देखते ही देखते सेठ धनीराम के होटल में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सेठ धनीराम खुशी खुशी किशोर को अपने कमरे में बुलाते हैं। अरे किशोर बेटा, जब से तुम मेरे होटल में आए हो ना, मेरा तो भाग्य ही बदल गया है। इतना मुनाफा मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये सब आपकी कृपा है सेठ जी, आपने मुझे सहारा दिया। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और हुनर का कमाल है। लोग तुम्हारे हाथ के बने पकवानों के दीवाने हो चुके हैं। सच कहूं तो तुम्हारे हाथों में जादू है। और आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। किशोर, आज से मैं तुम्हें अपने होटल के मुनाफे का 40% हिस्सेदार बनाता हूं। ये सुनते ही किशोर की आंखें खुशी से भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी जंगल की झोपड़ी में रहने वाला वो लड़का आज इतने बड़े होटल का हिस्सेदार बन जाएगा। वो भावुक होकर मन ही मन अपने पिता चतुरसेन को याद करने लगा। पिताजी, आज अगर आप जिंदा होते ना तो बहुत खुश होते। ये सब आपकी सीख और आपकी ईमानदारी की वजह से हुआ है। आपने हमेशा मुझे मेहनत और सच्चाई का रास्ता दिखाया, उसी का फल आज मुझे मिला है। सेठ जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उधर गांव में गोविंद और कमला की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कमला गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसके इलाज में गोविंद की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच एक दिन किशोर अपने गांव वापस आता है। अब वो एक बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन चुका था। गांव पहुंचते ही उसने गांव के बाहर एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली। उस खुशी में उसने पूरे गांव के लिए एक भव्य दावत रखी। गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। किशोर ने जानबूझकर गांव के पुराने रसोइये भीमसेन को खाना बनाने के लिए बुलाया। जब भीमसेन रसोई में खाना बना रहा था, तभी मौका देखकर किशोर वहां पहुंच गया। वो गुस्से में बोला, ये क्या है भीमसेन, तुम इतना घटिया सामान इस्तेमाल करके खाना बना रहे हो। मैंने तुम्हें तो बढ़िया और महंगा सामान दिया था, फिर ये खराब अनाज यहाँ कहाँ से आया? नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भीमसेन घबरा गया। ऐसे कैसे नहीं किया? याद करो, सालों पहले मेरे पिता चतुरसेन के साथ भी यही हुआ था। उन पर भी खराब सामान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया था। अगर चतुरसेन ऐसा कर सकते थे तो तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं मालिक, चतुरसेन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो मैंने ही। रुक क्यों गए? सच आखिर तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना। सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था और तुमने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं लालच में अंधा हो गया था। गांव के कुछ लोगों के कहने पर मैंने ही आपके पिताजी को बदनाम किया था। असली सामान मैंने छुपा दिया था और खराब अनाज वहां रख दिया था ताकि लोग उन्हें दोषी समझे। ये सुनते ही किशोर की आंखें नम हो गईं। वो गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी एक झूठी चाल की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जानते हो मैं कौन हूं? मैं उसी चतुरसेन का बेटा हूं जिसके यहां आज तुम खाना बनाने आए हो। ये सुनते ही भीमसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया। उधर गोविंद को भी खबर मिल चुकी थी कि राघव अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। सुनिए जी, मैंने सुना है किशोर गांव आया है। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आप उसके पास जाकर बात क्यों नहीं करते? शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। आखिर हम उसके ताऊ ताई हैं। कमला, किस मुंह से मैं उसके पास जाऊं? आज खुद को उसका ताऊ कहते हुए भी शर्म आती है। कमला,
तुम भूल रही क्या हमने राघव के साथ क्या क्या किया था? हमने उसका घर छीन लिया, उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर इस घर से निकाल दिया, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसी लड़के के पास जाकर मदद मांगू? वो हमारी मदद क्यों करेगा, जबकि हमने उसके साथ इतना बुरा किया? आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे कर्मों का फल है। हमने एक मासूम लड़के का दिल दुखाया था, उनकी आवाज भर्रा गई, और आज देखो वही लड़का कहां से कहां पहुंच गया, और हमारी क्या हालत हो गई है। सच कहूं कमला, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ा किशोर उनकी सारी बातें सुन चुका है। किशोर की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे धीरे अंदर आता है। गोविंद और कमला उसे सामने देखकर चौंक जाते हैं। किशोर शांत आवाज में बोलता है, बस ताऊ जी, अब आपको और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने सब सुन लिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वक्त ने आपको आपकी गलती का एहसास करा दिया, और वही सबसे बड़ी सजा होती है। ताऊ जी, आपने अपनी क्या हालत बना ली है, और ताई जी की तबीयत भी इतनी खराब हो गई, मुझे बताया तक नहीं। अब आप दोनों मेरे साथ शहर चलिए, ताई जी का इलाज मैं करवाऊंगा। अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही कमला फूट फूट कर रोने लगती है। कांपती आवाज में वो बोली, बेटा, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो? किशोर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, इंसान की असली पहचान उसके बुरे वक्त में नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई में होती है। अगर मैं भी आप लोगों से नफरत करता तो मुझ में और आप में फर्क ही क्या रहता।